Good morning, students. Today we are continue our next book, India and the Contemporary World, part first. Now we are discussing about chapter 2. In last chapter that you have to be study about the French Revolution. Now we have start chapter 2. Be attentive students and be careful about this chapter because you are reading in वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जनरली थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। इफ जनरली आई वुड लाइक टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ डेट्स। जनरली आप लोगों को डेट्स याद रखनी होती हैं। जनरली अगर हम कहें तो हिस्ट्री का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स, यानी कि भूतकाल की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें दिस हिस्ट्री इज रिलेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो पार्ट आपका है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें अटेंटिव रहना पड़ता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं दैट बिलोंग टू अवर कंट्री दैट इज सो इजी, बट वर्ल्ड हिस्ट्री इट इज ऑल्सो इजी, बट यू मे हैव टू बी अटेंटिव एंड केयरफुल अबाउट दिस। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप। यानी कि हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में समाजवाद। ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपका। इससे पहले आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में समाजवाद। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, यानी कि जो समाजवाद है, समाजवाद का मीनिंग क्या होता है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर यानी कि पूरे समाज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप लोग जानते हैं मोनार्की सिस्टम में या डिक्टेटरशिप में कहीं ना कहीं समाज को नेग्लेक्ट किया गया और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो ये जो चैप्टर रहेगा आपका सोशलिज्म इन यूरोप, समाजवाद कैसे आया यूरोप में, एंड द रशियन रेवोल्यूशन और रूसी क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे यानी कि सोशलिज्म का जन्मदाता माना जाता है, जिसे समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। तो मेन चैप्टर आपका ये मान लीजिए कि ये रहेगा आपका रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। इन फर्स्ट कंटेक्स्ट दैट वी हैव टू बी डिस्कशन हाउ द एज ऑफ सोशल चेंज स्टार्टेड इन यूरोप। यहां पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चेंजेज आए यूरोप के अंदर और उन्होंने समाजवाद को एडॉप्ट किया। मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप में जनरल ये होता है कि इंडिविजुअल को प्रेफर किया जाता है, समाज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो यहां पर समाजवाद यूरोप में कैसे पहुंचा और रूसी क्रांति जिसने समाजवाद को जन्म दिया, यहां पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। इन प्रीवियस चैप्टर दैट यू हैव डिस्कशन अबाउट दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू फेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन विच वी हैव डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक बदलाव का समय क्या रहा, कैसे चेंजेज आए समाज के अंदर। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को एक प्रेरणा दी, पूरे वर्ल्ड को मोटिवेट किया कि समाज के अंदर बदलाव होने चाहिए। मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में कुछ ना कुछ चेंजेज आने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। तो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपने पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने कुछ आदर्श दिए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, जो आदर्श बने। जैसे अगर हम बात करें आइडल ऑफ फ्रीडम एंड इक्विलिटी, स्वतंत्रता समानता, और एक स्लोगन निकला था आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्रीडम इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि स्वतंत्रता समानता और भाईचारे की भावना। कहते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में आपने जाना कि जो स्वतंत्रता का विचार है, समानता का विचार है, वो पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सर्कुलेट हो चुका था, फैल चुका था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। कहते हैं कि अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यानी कि एक ऐसे समाज की हम लोग कल्पना कर सकते थे जहां पर काफी सारे चेंज हमें देखने को मिलेंगे। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड orders and it was aristocracy the church which control economic and social power। जनरली आपने पहले चैप्टर में पढ़ा इसमें कि जो समाज के विभाजन का आधार होता था वो स्टेट्स होता था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में अगर हम बात करें उसमें हमारे चर्च आते हैं, कैलर्जी आते थे। सेकंड स्टेट में अगर हम बात करें तो इसमें नोबिलिटी आते थे और थर्ड स्टेट्स में पुअर पीपल आते थे। तो कहीं ना कहीं समाज का जो बंटवारा था उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेजेस दिए गए थे, विशेष अधिकार दिए गए थे। यानी कि जो नीचे वाला वर्ग था जिसमें पुअर पीपल आते, पीजेंट्स आते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई राइट्स नहीं दिया गया था। जिसके कारण क्या है, जिसके कारण लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि हमें भी बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम
possible to change this. In many parts of world, including Europe and Asia, new idea about individual rights and who controls social power began to be discussed. कहते कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो ये देखने को मिला कि जो यूरोप में और एशिया के अंदर जो आइडियाज हैं व्यक्ति के अधिकारों का, वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है उसकी। इन इंडिया, जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इंडिया से अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय डेरिजियो टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कहते हैं कि इन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन, यू हैव आल्सो स्टडी इन दिस, दीज आर दी सोशल रिफॉर्मर। डेरोजियो और अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी महत्व बताई है। एंड मैनी अदर डिबेट द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवॉल्यूशनरी यूरोप, द डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल इन टर्न रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोशल चेंज। कहते हैं कि इस तरह से जो डेवलपमेंट हुए कहीं ना कहीं इन विचारों को हमें देखने को मिले एक नए समाज की कल्पना करते हुए। नॉट एवरीवन इन यूरोप हैव वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति नहीं चाहता था यूरोप में कि समाज में चेंज होने चाहिए। रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दी एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी बट विश फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्ट सोसाइटी रेडिकली। कहते कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो समाज में चेंज नहीं चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो धीरे धीरे चाहते थे कि समाज में चेंज होने चाहिए। इनमें से कुछ रेडिकल्स भी थे, सम वर कंजर्वेटिव, कुछ रूढ़िवादी लोग थे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी लोग जो पुराने बिलीफ के साथ चिपके रहना चाहते हैं। अदर वर लिबरल्स और रेडिकल, कुछ उदारवादी थे और कुछ उग्रवादी थे, रेडिकल्स थे। यानी कि जो क्रांति में विश्वास करता है उसको रेडिकल्स बोलते हैं, जो उदार नीतियों में विश्वास करता है उसको लिबरल बोलते हैं। कंजर्वेटिव होता है जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट कंटेंट में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव है, लिबरल्स और रेडिकल्स के बारे में। व्हाट डिड द टर्म्स रियली मीन इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम, उस कंटेक्स्ट के टाइम में तीनों जो टर्म्स है वो कैसे यूज होती थी। व्हाट सेपरेटेड दिस स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट linked from together. We must remember that these terms do not mean the same thing in all context or at all time. कहते हैं कि अगर हम बात करें इनके बारे में तो सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो एक जैसी नहीं है, एक तरीके से वो बिलोंग नहीं करती। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how they influence change. कहते हैं कि ये सारी के सारी जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे 19th सेंचुरी में, अगर हम इनकी ब्रीफली बात करें तो एकदम से चेंज नहीं आए। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्ट्रिकल इवेंट दैट एन अटेम्प्ट टू रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग मेन फोकस करेंगे कि जो रेडिकल्स थे वो समाज में कैसे चेंज चाहते थे। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रसिया, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। कहते हैं कि रसिया के अंदर, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है अपना कि वो कौन सा विचार था, बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। रसिया में सोशलिज्म, तो यहाँ पर अब रूसी क्रांति के बारे में ही जानेंगे। तो सोशलिज्म का जो विचार था वो बड़ा ही शक्तिशाली और बड़ा ही पावरफुल बन चुका था। कहाँ पर, जो समाज था, रूस का जो समाज था रसिया के अंदर। यानी कि अब बात करते हैं हम लोग लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल उदारवादी लोग होते हैं जो उदार नीतियों में विश्वास रखते हैं, सहनशीलता में विश्वास रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लिबरल, उदारवादी कहते हैं जिनको हम लोग। रेडिकल होता है उग्रवादी, यानी कि जो समाज में क्रांति के द्वारा चेंज लाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। एंड नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव होते हैं परंपरावादी लोग, यानी कि जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते, जो पुराने विचारों से चिपके रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में कोई चेंज ना हो, सारा समाज जैसे कैसा बना रहे। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ। दिस क्वेश्चन इज आल्सो पुट इन बोर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म फॉर लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। जो सोशलिज्म शब्द है, यानी कि लिबरल ने अपने हिसाब से इसका मीनिंग बताया है, रेडिकल्स ने अपने हिसाब से और कंजर्वेटिव ने अपने हिसाब से। कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी लोग, परंपरागत लोग। तो देखें यहाँ पर हम लोग इन तीनों के बारे में जानते हैं, कौन थे लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। कहते कि एक समाज का ग्रुप वो था जो समाज में उदारवादी बदलाव लाना चाहता था। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात थी। लिबरल ये चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां पर सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। वी शुड रिमेंबर दैट एट द फर्स्ट यूरोपियन स्टेट यूजली डिस्क्रिमिनेट इन। हमें याद होगी ये बात कि यूरोपियन स्टेट्स के अंदर अक्सर भेदभाव किए जाते थे, समाज में जो लोग होते थे उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ता था। फेवर ऑफ वन रिलीजन टू अनदर। आप लोग जानते हैं कि यूरोप में ज्यादातर क्या था,
एक रिलीजन को फेवर किया जाता था, कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन को अनदेखा किया जाता था। ब्रिटेन फेवर दी चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर दी कैथोलिक चर्च। देखिए यहाँ पर दिया गया, ब्रिटेन किसका फेवर करता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो चर्च था उसका फेवर करता था। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर दी कैथोलिक चर्च, और जबकि ऑस्ट्रिया और अगर हम स्पेन की बात करें वहां पर कैथोलिक चर्च का समर्थन किया जाता था। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन दीज पॉइंट्स। लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, यानी कि जो लिबरल थे ये भी चाहते थे कि जो रूलर होता है, जो शासक होता है, उसके पास शक्तियां असीमित नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी शक्तियों के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि वो लोग चाहते थे जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं जो सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दे आर्ग्यूड फॉर ए representative elected parliament government subjected to law interrupt by a well-trained judiciary that was इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल। इसके अलावा देखो उन्होंने, लिबरल्स ने किसका फेवर किया? दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, ना रूलर्स का ना ऑफिशियल्स का, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी मांग करते कहीं ना कहीं जो लिबरल्स थे। However, they were not democratic, कहते हैं कि यद्यपि हम इनको डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देखिए इनमें कमी थी कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो लिबरल लोग हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो वयस्क मताधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, उसमें विश्वास नहीं करते थे। द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, ये नहीं चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का राइट्स मिले, जबकि मिलना चाहिए, लेकिन लिबरल नहीं चाहते थे ये। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव दी वोट, वो तो ये मानते थे कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है ना उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इनकी बात अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ लिबरल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो कंप्लीटली यानी कि उन लोगों का फेवर करते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है कि उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। दे आल्सो डिड नॉट वॉन्ट दी राइट फॉर वोट फॉर वुमेन, ये नहीं चाहते थे कि औरतों को भी वोट डालने का राइट्स मिले, कहीं ना कहीं ये बात भी इनकी गलत थी। तो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट दी लिबरल्स। लिबरल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू लिबरल इन योर फेयर नोटबुक। इन नेक्स्ट अब बात करते हैं रेडिकल की। रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, कहते हैं कि रेडिकल चाहते थे कि राष्ट्र में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के आधार पर बने। मैनी स्पोर्ट्स वुमेन सबग्रेट मूवमेंट, सबग्रेट का मीनिंग होता है राइट टू वोट, यानी कि वो लोग चाहते थे कि औरतों को भी, ये अच्छे थे देखो वोट डालने का भी अधिकार दिला रहे हैं औरतों को। अनलाइक लिबरल दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर, ये भी क्या करते थे लिबरल की तरह, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है, धनवान लोग हैं जिनको विशेष अधिकार मिले उनका विरोध करते थे। दे वर नॉट एंगेज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ ए फ्यू, कहते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध नहीं करते थे लेकिन कुछ ही लोगों के हाथ में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी सीमित है उसका विरोध करते थे ये लोग। तो देखिए रेडिकल क्या चाहते थे, रेडिकल ने पहले तो कहा कि एक ऐसी सरकार बने जो एक तरह से किस पर बेस हो, जो एक तरह से सिस्टम के ऊपर बेस होनी चाहिए, जो